बोला मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन। अभी ऐसा लग रहा है मिक्की माउस वाले उससे निकल फिर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा मुझे। सर दोबारा लगाइए ना, पूरा स्क्रीन पे दिखाई देखो कार्टून को हमें पूरा स्क्रीन पे देखना चाहिए। एक और कार्टून देखिए, अभी तक आपने संसद में असदुद्दीन ओवैसी नाम का कार्टून देखा, अब मैं आपको 2 टूक में कार्टून दिखाता हूँ। 2 टूक में कार्टून, ये कार्टून देखिए, ये कार्टून, इसके ऊपर लिखिए कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, डीडी न्यूज में 2 टूक में कार्टून देखिए। आपको कार्टून दिखाया हिंदुस्तान में कैसे कैसे कार्टून है, वास्तव में नमूना किस्म का प्रवक्ता है सर। नमूना किस्म का प्रवक्ता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अरे यार हमें माफ करो यार, तुम यहाँ से जाओ यार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते कुछ दिनों से लगातार हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे सीएम योगी का यह बयान हो या पीएम मोदी का ये बयान या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान ही क्यों न हो। और तीनों बड़े स्तर पर एकजुटता की बात करते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी हमेशा से हावी रही है। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी एंकर अशोक श्रीवास्तव द्वारा एआईएमआईएम के प्रवक्ता हाजी अंग्रेज की जमकर क्लास लगाई जाती है, क्योंकि वो लाइव डिबेट में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। फिर आगे जो कुछ भी हुआ इस वीडियो में देखते हैं। मेरा पहला सवाल जो है ना, मैं पहले सवाल क्योंकि बना रहना चाहता हूं, आपने कहा कि खतरा है, वो भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आप कह रहे हैं 80% को, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अगर मान लीजिए, हालांकि मैंने जितना बयान सुना योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके बयानों में कहीं किसी धर्म की बात नहीं थी। योगी और डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कहा, उन्होंने हिंदू की बात जरूर की, लेकिन उन्होंने देश के लिए एकजुट होने की बात करी। तो वो तो देश के लिए एकजुट होने की बात कर रहा है। अगर देश के लिए अगर 80% भी एकजुट हो जाता है, अगर डॉक्टर मोहन भागवत को लगता है वो हिंदुओं के नेता, वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो आप देश के लिए 20% को एकजुट कर लीजिए, किसने रोका है। लेकिन जब आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी, जब जो आप 20% कह रहे हैं, जब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 20% को एकजुट होने के लिए कहते हैं, तब क्या होता है। मतलब अगर वो कहें तो गलत है, और अगर आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे तो वो सही है। मैं उनका बयान पढ़ के सुना देता हूं आपको, अगर दिख नहीं रहा होगा, दर्शकों की जानकारी के लिए। ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों से राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट होने का आग्रह किया। यह 19 दिसंबर 2021 का मेरे पास खबर है। और एक और खबर आपको बताता हूं, वो पढ़ रहा था, बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसका मैं प्रिंट आउट नहीं ले पाया हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 1 सितंबर 2016 कैरवा मैगजीन के अंदर बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा एक उनका चुनावी, उनकी यात्रा के साथ उनका इंटरव्यू था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए वो नेतृत्व विहीन हो गए, और इसीलिए इन बटे हुए मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। तो भारत में बंटवारे के बाद जो मुसलमान रह गए, क्योंकि उनका नेतृत्व तो जिन्ना तो चला गया, तो अब वो चाहते हैं कि जितने लोग यहां रह गए हैं उनको एकजुट किया जाए, उतने मुसलमानों को एकजुट किया जाए। तो आप तो राजनीतिक कारणों से मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं दिखता किसी को, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं लगती। लेकिन अगर डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं देश के लिए एकजुट हो जाओ, तो उसमें आपको आपत्ति हो जाती है। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए अशोक जी, आपने बड़ा अच्छा सारा विश्लेषण करके बताया। आप ये बताइए, भाजपा अपना कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप उनसे ये पूछिए, उनकी पार्टी में एक कोई विधायक, रंगरेज साहब सुनिए तो सही, रंगरेज साहब सुनिए तो सही ना। मैंने आपसे कहा, आपको राजनीतिक तकरीरें करने के लिए मैं अलग से वक्त दूंगा। मैं ना शुरू में अपने डिबेट को ना इधर उधर नहीं जाने देता हूं, और मेरा प्रोग्राम लोग इसीलिए पसंद करते हैं। वो लोग मेरा प्रोग्राम जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि भाई अच्छा करते हैं आप, जो पिन पॉइंटेड सवाल। मेरा पिन पॉइंट सवाल है, देखिए, क्योंकि आपको मैं बाद में अलग से 4-5 मिनट दूंगा, राजनीतिक तकरीर करिए, बीजेपी में क्या नहीं है क्या नहीं, सबको कोसिए। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप करेंगे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तो वो सही हो जाएगा, और मोहन भागवत कहेंगे देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ तो वो गलत हो जाएगा, आप राजनीति करेंगे सही हो जाएगा। मुझे दोनों का अंतर तो बताइए ना, मुझे समझाने। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मुसलमान की वोट तो सब लेना चाहते हैं। अगर आप बिना मेरे को अपना टोके टाके की अगर आप मेरी पूरी बात रखेंगे तो मैं सारा आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार। आपने कहा कि इस तरीके से हमने कहा कि हमारी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां लोग हैं जो बढ़ बढ़ के हमारी वोट लेती हैं, जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है या उनके घर पर चला जाता है या एनकाउंटर किया जाता है, तो तब ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाता है, हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, तो ये सेकुलर पार्टियां कहीं कुछ नहीं करती। तो हमने लोगों से, हम तो कह रहे हैं आज भी, हम तो खुला दिल रख के और बड़ा दिल रख के जो हम तो चाहते हैं हमारे लोग जो है वो नेता बने। हमारे बैरिस्टर साहब का कहना यही है कि लोग अगर मुसलमान नेता होंगे, चुनाव लड़ेंगे, जब उन्हें और पॉलिटिकल पार्टियों में लगातार उनके टिकट काटे जा रहे हैं, उनको जो लीडरशिप में नहीं आने देना चाहते, उनको दरकिनार किया जा रहा है, अगर हम उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाकर अगर उनको विधायक, सांसद और बनवा सकते हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए। मगर आरएसएस में और हमारे में एक फर्क है अशोक जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो एक रजिस्टर्ड भी नहीं है उनकी संस्था कोई। तो उस तरीके से आप जो है उनका बयान और आप ये कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट के लिए एकजुट करने का अधिकार है राजनीतिक पार्टियों को। और दूसरी बात जो आपने की, आपकी तकलीफ, मुख्यतः तकलीफ जो है सेकुलर पार्टियों से, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से है, जिसमें कांग्रेस, इंडिया अलायंस की तमाम पार्टी आती है, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते, इसलिए आप मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आपने अच्छा हुआ बड़ी क्लैरिटी से बात करा, क्योंकि आप मुसलमानों को इसलिए एकजुट करना चाहते हैं क्योंकि बाकी इंडिया अलायंस और बाकी जो गठबंधन के लोग हैं वो दरअसल मुसलमानों के लिए हक में नहीं बोलते। भाई आप लोग तो, मतलब आप, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अगर कोई बयान दे रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए एक हो जाओ, तो उस आपत्ति जताने वाला वो व्यक्ति है जो संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है। फिलिस्तीन को लेकर के, हमास को लेकर के और हिजबुल्लाह को लेकर के देश भर में एकजुटता दिखाई जा रही है,
और आप लोग उस एकजुटता दिखाने में शामिल होते हैं। आप लोग कहते हो हाँ एकजुटता दिखानी चाहिए, तो आप तो एकजुटता दिखाओगे फिलिस्तीन के मुसलमान के लिए भी, आप एकजुटता दिखाओगे हमास के मुसलमान के लिए, आप एकजुटता दिखाओगे दुनिया में हर मुसलमान के लिए। तो अगर आप दुनिया के हर मुसलमान के लिए एकजुटता दिखा रहे हो, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर मैं बता चुका हूँ ओवैसी साहब का क्या बयान है, तो फिर क्या हर्ज है? अगर भारत में हिंदुओं को एकजुट करने की कोई बात करता है उसमें आपत्ति क्यों है भाई? देखिए, हमारे वरिष्ठ साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन बोला, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। बोलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप सोच रहे हैं, सुनिए, आप ऐसे नारे लगा के हीरो बन जाएंगे। हीरो आप तब बनेंगे जब आप बोले जय भारत, जब आप बोले वंदे मातरम, जब आप बोलेंगे भारत माता की जय, हीरो आप तब बनेंगे। अभी जो आपने नारा लगाया ना, अभी जो आपने नारा लगाया जय फिलिस्तीन, आप लगाइए, आप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नारे लगाकर, पहले सुनिए, तुहिन जी रुकिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं ऐसे नारे लगाकर ये कार्टून लग रहे हैं, आप कार्टून लग रहे हो सर। 2 बार और लगाइए, मैं कह रहा हूं कार्टून लग रहे हो आप। और भारत माता की जय बोलोगे ना तो लोग कहेंगे कि हाजी रंगरेज जिंदाबाद। अभी आप कार्टून लग रहे हो, आप अभी ऐसा लग रहा है मिक्की माउस वाले उससे निकल, फिर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा मुझे सर? 2 बार और लगाइए ना। अरे सुनिए हाजी मेरे तो 2 बार और लगाइए, 2 बार और लगाइए। अरे अपना कार्टून पहले दिखाइए, 2 बार और लगाइए, आप करिए ना, आप 2 बार और लगाइए। मैं तो बोल रहा हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप कार्टून बनना चाहते हैं, लगाइए, आप बोलिए ना। वो तो मैं तो कह रहा हूं सर, आप कार्टून लग रहे हो, कार्टून लग रहे हो। इनको पूरा स्क्रीन पे दिखाई दो, कार्टून को हमें पूरा स्क्रीन पे देखना चाहिए। एक और कार्टून देखिए, अभी तक आपने संसद में असदुद्दीन ओवैसी नाम का कार्टून देखा, अब मैं आपको 2 टूक में कार्टून दिखाता हूं, 2 टूक में कार्टून। ये कार्टून देखिए, ये कार्टून, इसके ऊपर लिखिए कार्टून, देखिए कार्टून, देखिए डीडी न्यूज में 2 टूक में कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, कार्टून। ये मैंने आपको कार्टून दिखाया, हिंदुस्तान में कैसे कैसे कार्टून है। बल्कि इसके लिए अब इनका आवाज नीचे हो गया। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं ये दरअसल क्या है। राहुल गांधी का मैं कि राजनीति का मैं कितना विरोधी हूं, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द दिया था, मैं इनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था नमूना। ये वास्तव में नमूना किस्म का प्रवक्ता है, नमूना किस्म का प्रवक्ता है। नमूना आप सुनिए ना, आप जय फिलिस्तीन नारे लगाते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इनकी आवाज नीचे करिए और आप सुनिए, मैं आपको दिखाता रहूंगा लगातार। आप ऐसे करते रहिए, हम समझते रहेंगे कार्टून क्या चल रहा है। आप शांत रहिए, चलिए आगे बढ़ता हूं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अरे यार हमें माफ करो यार, तुम यहाँ से जाओ यार। वैसे आज अशोक श्रीवास्तव जी ने एएमआईएम के प्रवक्ता के करतूतों को देखकर जमकर लताड़ लगाई है, तो उधर हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत पर सारा माहौल जलेबी सा हो गया है और इसी को लेकर राजनेताओं की काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का यह वीडियो सामने आया है जिसमें वह जलेबी खाते व खिलाते देखे गए। भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी उनको। देखिए ऐसा है, बोलते थे किसान नाराज है, किसानों ने वोट दिया, दलित भाई नाराज है, दलित भाइयों ने वोट दिया, युवा नाराज है, बेरोजगार युवाओं ने वोट दिया, महिलाएं नाराज है, महिलाओं ने वोट दिया। बताइए कौन नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से? हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया और इसको महाराष्ट्र भी रिपीट करेगा और झारखंड भी रिपीट करेगा। तो उधर नायब सैनी ने भी गोहाना की जलेबी की तारीफ करते हुए ये कहा, आपको जलेबी खिलाएंगे सर, मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। खैर इधर पूरी बीजेपी जीत के जश्न में डूबी है, तो उधर सुप्रिया श्रीनेत का यह डिबेट क्लिप काफी सुर्खियों में है, जिसमें वह कहती दिख रही है कि हरियाणा में बीजेपी की 15 से 20 सीट आने वाली है। इस बीच वह यह चैलेंज करते भी दिखी थी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर भी सीएम, यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। तो वही शहजाद पूनावाला ने भी यह वीडियो शेयर किया और लिखा, आज सिर्फ कांग्रेस नहीं उनके चमचे भी नंगे और एक्सपोज हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने यह वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने आशुतोष गुप्ता को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि जैसे जब सुबह 9 बजे के आसपास नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 तक पहुंच रही थी, भारतीय जनता पार्टी 20-22 के आसपास थी। अचानक क्या हुआ है कि यह आंकड़े पूरी तरीके से पलटे हैं, 46-38। क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मान लीजिए कोई बक्सा अलग से आया है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर टिप्पणियां की गई कि बक्से बदले जा रहे हैं, ये किस प्रकार की टिप्पणी है? कांग्रेस की उनसे पूछिए कि अभी लिखित में दे दो, बक्से कहां से आ रहे हैं भाई?
ये आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठकर एक पार्टी का प्रचार करते हैं पिछले 6 महीनों से स्टूडियो में बैठकर एक पार्टी का नैरेटिव बनाने का काम, और आज जब पलटा है मामला 10 बजे के बाद तो वो बोलते हैं कि बक्से लाए गए। ये किस प्रकार से चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं? आशुतोष जी शुड अपॉलोजाइज टू द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगिए आप। अरे आप कांग्रेस से लड़िए ना, कांग्रेस से क्यों लड़ रहे हैं? बोलिए। अरे उन्होंने आपकी बात सुनाई ना, आप जवाब दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन से माफी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये भारतीय, और मैं बात कीजिए। आपको लगा जब मैंने बोला कि मैं गलत बोल रहा था उस वक्त आप यहाँ बैठी हुई थी? आप भी बैठी हुई थी? आशुतोष, एक मिनट, आशुतोष बक्सा कहां से आता है? बताइए बक्सा कहां से आता है? आजाद पूरा बक्सा कहां से आता है बॉस? आप अलाउ कर रहे हैं इसको? नहीं, आप अलाउ कर रहे हैं इसको? अरे तो क्या करें? बताइए। इस बीच कपिल मिश्रा का यह रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदू बटेगा नहीं, मोदी हटेगा नहीं और पप्पू टिकेगा नहीं। तो वहीं AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दर्द कुछ इस प्रकार से छलका और EVM को लेकर उन्होंने ये कहा, Victory has many fathers, defeat has none, जो कहावत है। अब कुछ भी बोले जाए, अब जाहिर है तो EVM को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही EVM से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे, तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे। तो उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस जीत को सनातन की जीत बताया है। इस बीच उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में न जाते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते। देखिए, हरियाणा में तो अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते। राहुल गांधी जी की जो भाषा है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर में कहते हैं नाच गाना हो रहा है। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना, लेकिन क्या कर सकते हैं। हरियाणा की जो जीत है ये सनातन की जीत है और सनातन कभी हार नहीं सकता। इस बीच पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में अलग अलग विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हरियाणा ने बता दिया कि देश का मूड क्या है। किसानों को भड़काया गया, लेकिन किसानों को पता है कि MSP उनकी फसलों पर किसने दी। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर सांप्रदायिक व जातिवाद का चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस की चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। तो वहीं सुशांत सिन्हा ने भी यह स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि ये गुरनाम सिंह है, जिन्हें चिंदी मीडिया व पूरे इकोसिस्टम ने किसान आंदोलन का बड़ा नेता बनाकर पेश किया था और वोट मिले इन्हें 1170। इस बीच सीएम योगी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे सीएम योगी ने 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। खैर, ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।